बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। आज आपसे इस्लामाबाद स्टूडियो से मुखातिब हूं। लाहौर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, यहाँ वफाक का टेम्परेचर तो ख़ासा ठंडा है, ख़ासा नीचे जा चुका है, बूंदाबांदी भी हो रही है मुसलसल एक दो रोज़ से। और रईस कसर जो है वो PTI ममनुआ फंडिंग केस में जो आज स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का चर्चा हो रहा है उसने पूरी कर दी, और कुछ मुबैना ऑडियो वीडियोज़ का ज़िक्र भी आजकल आम हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सहाफ़त में। बहरहाल उसको छोड़ के ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है सर, ये मौजूद बहस है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी साहब ने और फ़ारूक हबीब साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मकसद तो उसका काबीना के इजलास में होने वाले फ़ैसलों के बारे में आगाह करना था आवाम को, लेकिन साथ वो जो आज स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उस पर उन्होंने जिक्र किया। वो तो ये कहते हैं अल्लाह का शुक्र है PTI सुरखरू हुई है, कोई चीज़ नहीं छुपाई हमने, तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट में मौजूद हैं, इल्ज़ामात हमारे ख़िलाफ़ गलत हैं, और इस्तदा की उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कि तमाम पार्टीज़ की स्क्रूटनी मुकम्मल करके रिपोर्ट बैक-वक्त जारी की जाती तो मुनासिब होता। और इल्ज़ाम लग रहा है पीपल्स पार्टी पे और नून लीग पे कि उनके यहाँ अलबत्ता ममनुआ फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं। ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आने का जिसकी अपील भी उन्होंने की है, सहाफ़ती हल्कों ने जिसके ऊपर गौर किया, उसमें सर ये बात सामने निकली कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिपोर्ट है ये फ़रीक़ैन को देने की हिदायत की है। इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो PTI ने 5 साल हैं 2013 और 18 इस दौरान 32 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है, ये एक तासुर सामने आ रहा है। दूसरा जो ऑडिट रिपोर्ट है 2012-13 की, उस पर कोई तारीख़ दर्ज नहीं है। और फिर ये कि दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी जानिब से मांगी गई बैंक स्टेटमेंट्स फराहम करने में PTI ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है। तफसीलात क्या हैं, राजा मोहसिन एजाज साहब चूँकि इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, उन्होंने इसके कुछ नुमाया जो ख़ैद-ओ-ख़ाल हैं वो बयान करेंगे आपके सामने भी और आम अन्नास के सामने भी, और फिर हम कोशिश करेंगे इस सवाल पर गौर कर सकें कि इस स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद होगा क्या, ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, सियासत पर क्या असरात होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर क्या असरात होंगे, क़ानूनी राय भी इसमें शामिल करेंगे, और प्रेस बाबर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शामी साहब, क्या तासुर आपका बना सर इब्तदाई तौर पर जो आपने अभी तक ख़बरें देखी, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? देखें, असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उस वक्त भी फ़ारूक हबीब और आमिर कियानी उनके दाएं बाएं खड़े थे। फिर फवाद चौधरी साहब ने खिताब किया तो फ़ारूक हबीब साहब वहाँ भी मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब दरख्वास्त गुजार हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करते रहे, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दरख्वास्त गुजारी गई है। देखें, ये दरख्वास्तें जितनी भी हैं उनकी समाअत होनी चाहिए, उनका फैसला होना चाहिए, और हर जमात जो है उसका जो हिसाब है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मगर ये जो PTI का मामला है ये 2017 में दरख्वास्त दायर की गई थी, 2014 में जी 2014 में जी। और दायर करने वाले थे अकबर S बाबर, जो PTI के फाउंडर मेंबर हैं और उसकी जनाब जो मरकज़ी क़यादत है उसमें शामिल रहे हैं या उसके बहुत करीब रहे हैं। अब ये जो 7 साल लगे हैं, इसकी मुख्तलिफ समातें हुई हैं, 70 से ज़्यादा समातें इलेक्शन कमीशन में हुई हैं, और PTI की तरफ से वकील बदले गए हैं। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, कोशिश की गई कि कार्रवाई को जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले किया जाए। फिर स्क्रूटनी कमेटी बनी और उसने डेडलाइन से कहीं आगे जाकर ये रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में क्या है, अब मैंने तो अभी तक उसको तफसील से देखा नहीं है, लेकिन PTI के आज भी जो वकील थे उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसको खुफिया रखा जाए, इसको पब्लिक ना किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ये फरीकैन के पास जाएगी, मसलन अकबर S बाबर को मिल गई, उनके चेयरमैन PTI के इमरान खान उनके पास पहुंच गई, तो खुली अदालत की कार्रवाई खुफिया कैसे रखी जा सकती है? बुनियादी बात यह है कि हालांकि एक बड़ी दिलचस्प पहलू ये भी है शामी साहब कि ये जो वकील ने इस्तदा की वहां पर जो आप बयान कर रहे हैं उसके बरक्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब तो पब्लिक करने के हामी थे, तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कुछ और उनका मौक़िफ़ था और मीडिया ये तो के लिए कुछ और वो फरमा रहे थे। ये तो मजाक की बात है ना। अब बात तो वही है जो
अदालत में कही जाती है या कमीशन के सामने कही जाती है, वजन तो उसी बात का है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी बात का तो कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ जो इस्तदा की, अब मसला ये है कि अल्ज़ाम ये है कि पीटीआई ने जो फौरन फंडिंग की अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए, एक तो उसमें गैर मुल्कियों ने भी फंड दिया जो नहीं दे सकते थे, फिर यहाँ वो मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट्स में आई, कई अकाउंट छुपाए गए, फिर यह है कि जब वो पैसे आ गए मुख्तलिफ नामों से आए तो फिर वो कंपनी के, जो कंपनी का तो पार्टी के अकाउंट में वो सारे उनका अंदराज नहीं हुआ। फिर वो पैसा खर्च कैसे हुआ, क्योंकि पीटीआई जो है वो अपने हिसाब की तफसील जमा करा चुकी है इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ। तो अब देखना ये होगा कि ये जो तफसील सामने आई है, जो पीटीआई के अपने हिसाबात हैं, उनसे ये लगा खाती है या उनसे कोई मुख्तलिफ चीज़ है, उनसे कोई मुतजाद चीज़ है। तो अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मामला है, मैं नहीं समझता कि उनके साथ भी कोई रू रायत होनी चाहिए। वो दरखास्तें दे दी गई हैं, उनकी समाअत भी हो, लेकिन आप देखिए अगर एक मुल्ज़म जो है अदालत में पेश हो रहा हो और उसके मुकदमे का फैसला होने लगे, तो वो ये कहे कि जब तक सारे मुल्ज़म जो हैं, सारे मुकदमे जो हैं, उनका फैसला नहीं होगा, उस वक्त तक मेरा फैसला भी न सुनाया जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। कानून में ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी सफाई पेश करें, चले पहले फिर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करने की क्या जरूरत है। आप इलेक्शन कमीशन के सामने मुकदमा लड़ें, पेश अपने आप को क्लियर करवाएं। ठीक है, अब सर आगे चलते हैं। सही है, आप जरा जान लेते हैं इस रिपोर्ट में है क्या, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में, और फिर इस पे कमर दिलशाद साहब का, साद रसूल साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि अब अहम सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या इसके बाद क्या होगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग साबित हुई नहीं हुई, और इसके बाद क्या कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला कर सकता है, ये सारे सवाल उनकी खिदमत में रखते हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट के बारे में जान लें, फिर इन माहिरीन से बात करते हैं। राजा मोहसिन इजाज़ साहब, पहले दिन से आप इस केस को कवर कर रहे हैं, क्या स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है, क्या हक़ाइक़ सामने लेके आती है? देखिए, सबसे जो अगर स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट की बॉटम लाइन की बात की जाए तो इस कमेटी की जानिब से बेबसी का इजहार किया गया है कि हमें ना ही दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई खातिर ख्वाह सबूत फराहम किए गए, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो रिकॉर्ड मांगा गया, जो एक्सेस मांगी गई, बिलखुसूस जो फॉरेन अकाउंट से उन तक कोई एक्सेस दी गई। और इसी तरह अगर आप बात करें न्यूजीलैंड के अकाउंट्स की, अगर आप बात करें जापान के अकाउंट्स की, अगर आप बात करें कनाडा के अकाउंट्स की, तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। अब ये 5-6 मुमालिक बनते हैं कि वहां के जो अकाउंट्स हैं वहां तक कोई एक्सेस नहीं दी गई। जहां तक जो अमेरिका में अकाउंट्स हैं इनके, उसकी एक्सेस की बात है तो वो भी इनकी जानिब से फराहम नहीं किए गए, बल्कि फारा की वेबसाइट से ये तमाम तर तफसीलात ली गई हैं। और स्क्रूटनी कमेटी ने ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमें ना ही एप्लीकेंट की जानिब से और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने जवाब देना था उनकी जानिब से जो है वो कोई भी चीज मुहैया की गई। तो हमने फिर उसके बाद फारा की वेबसाइट से जो तफसीलात है अमेरिका में इनके अकाउंट्स की वो ली हैं, जबकि दीगर जो ममालिक हैं उनके हवाले से उन्होंने लिखा है कि उसके हवाले से तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है और हम टोटली डिपेंडेंट हैं। जो इन्होंने डिटेल्स 1-2 चीजें बताई हैं कि हमारा ये अकाउंट है और उसमें इतने पैसे पड़े हैं, उसमें पैसे सोर्स ऑफ फंडिंग है क्या, इसके बारे में कोई चीज नहीं बताई गई। और कमेटी जो है वो बेबसी का इजहार करती है अगर उस रिपोर्ट को गौर से देखा जाए तो। बाकी एक जो अभी फवाद चौधरी साहब ने और फरूख हबीब साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें वो जो अकाउंट्स की तादाद का काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो स्क्रूटनी कमेटी में अकाउंट्स की तादाद बताई जा रही है और जो मिनिस्टर साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। तो उसमें यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ अदवार में इस रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से लेकर तो 2013 तक के जो रिकॉर्ड है उसमें स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट ये बताती है कि 2008-9 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जो जमा कराई जाती हैं, जो जमा कराई उसमें फॉर्म 1 में सिर्फ 2 अकाउंट शो किए, जबकि स्टेट बैंक से जो मालूमात ली गई उसी अरसे के दौरान उनकी तादाद 7 बनती है। इसी तरह फिर 2009-10 में 2 अकाउंट्स पीटीआई शो करती है, जबकि जो स्टेट बैंक ऑफ
पाकिस्तान की तरफ से दी गई तफसीलात हैं उसमें 9 अकाउंट्स आते हैं। इसी तरह अगेन अगले साल में आप आ जाए 2010-11 फिर पीटीआई 2 अकाउंट शो करती है, लेकिन इस अरसे के दौरान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई तफसीलात हैं उसमें 15 अकाउंट्स हैं। इसी तरह फिर आगे भी 2011 में भी 2 अकाउंट्स पीटीआई शो करती है, जबकि 16 अकाउंट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस अरसे के दौरान। अच्छा, फिर 2012-13 में पीटीआई 4 अकाउंट शो करती है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब इसी अरसे का डाटा लिया गया तो उनकी तादाद जो है वो 18 बनती है। तो ये उस अभाम जो बताया जा रहा है उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब अगर इस डाटे के ऊपर भी जाया जाए जो मिनिस्टर साहिबान बता रहे हैं तो इसमें टोटल 12 अकाउंट्स शो किए गए मुख्तलिफ दौरानिये के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, ये जो 2008 से लेकर तो 2013, तो ये फिगर्स में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये है। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखी हुई है ये बात भी कि इनकी तरफ से बजरिया फॉर्म 1 दी गई तफसीलात ये है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ली गई तफसीलात जो है वो उससे काफी मुख्तलिफ है। और बिलखुसूस मोहसिन जो 2000 जो पिछले 5 साल बनते हैं 13 से 18 उस बीच में 32 करोड़ की रकम भी छुपाई जाने का तासुर उभरता है। जी बिल्कुल, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन ये को 32 करोड़ रुपए के करीब रकम बनती है जो फंड जाहिर नहीं किए गए। और ये भी जो फंड की तफसीलात हैं ये ना सबूत अकबर एस बाबर साहब के पास थे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर कोई तफसीलात फराहम की, बल्कि ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके जरिए पता चला। अगेन इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 230 सफात पर मुश्तमिल है। इसके कुछ 96 इजलास हुए हैं और 3 साल और कई माह तक ये केस चलता रहा। और इस रिपोर्ट में जब ये केसेस चलते थे बाहर मीडिया टॉक्स होती थी, उस वक्त भी फरीकैन जो है वो यहाँ पर यही कहते थे कि वो एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते थे। फिर अब रिपोर्ट में भी ये बात लिख दी गई है, ये नहीं कि किसी एक फरीक को बल्कि दोनों फरीकों ने। अच्छा मुख्तसर ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फंडिंग का केस है वो किस नहज पर है? देखिए वो अभी क्योंकि जैसे भी आगाज में शामी साहब ने बड़ा तफसील से बताया कि ये क्योंकि 2014 से मामला चल रहा है, फिर स्क्रूटनी कमेटी ने भी 3 साल और तकरीबन 9 माह का अरसा लिया, तो अभी वो बड़ा वो केस जो है वो बड़े आगाज में है। लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी बेजाबगियां मौजूद है। जो ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, इस तरह का एक केस JUI के बारे में भी है। जब फंडिंग के मामला आएंगे तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी। मोहसिन एजाज बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब अभी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया। देखिए बुनियादी बात ये है, आप कुछ फरमा रहे हैं पहले, ये देखिए 7 साल से ये मुकदमा ज़ेर समात है। इससे यानी इलेक्शन कमीशन का ढीलापन वाज़ेह होता है, हमारे कवानीन का, हमारे निज़ाम इंसाफ का। भाई ये एक शिकायत है जो सियासी जमातों की फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और पीटीआई के तो जिम्मेदार अपने मुखालफों से बार बार पूछते हैं मनी ट्रेल क्या है, मनी ट्रेल क्या है, तो भाई अपनी पार्टीज की भी मनी ट्रेल होनी चाहिए। चंदा कहाँ किया गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तानी जमहूरियत जो है उसको इसमें शर्म आएगी बहुत सी कि भाई ये जो अगर सियासी जमातों की फंडिंग के मामला जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बाकी क्या करेंगे आप? ठीक, कुंवर साहब आप गुफ्तगू सुन ही रहे हैं शामी साहब की भी। मोहसिन एजाज ने बताया कि रिपोर्ट में है क्या बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शन है? ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट किस हद तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टू प्रोसीड फॉरवर्ड? क्या तरीकाकार इख्तियार होगा अब? देखिए असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो रिपोर्ट मिल गई है स्क्रूटनी कमेटी की, उस रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने अपनी समाअत शुरू कर दी है। उन्होंने दोनों फरकैन को नोटिस जारी कर दिए और दोनों फरकैन के जो है बाकायदा दलाइल सुनेंगे। उनके दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसका स्टेटस हाई कोर्ट के जजों के बराबर है वो अपना फैसला करने के मजाज होंगे। अब अगर ये साबित हो जाता है कि जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो हकायक पर मबनी है, इसमें इन्होंने फंडिंग को जो है वो छुपाया गया है या रिकॉर्ड पर नहीं लेके आया, इसमें ममनुआ फंडिंग भी शामिल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 204 के तहत और तो बाकायदा कार्रवाई करने का मजाज है, उसका वो फंडिंग जो है वो बाकी सरकार जब्त कर सकता है। और जब पार्टी का फंड जब्त कर लिया जाए ममनुआ फंडिंग का,
तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इसी सेक्शन 215 के तहत सबसे बड़ी अहम पावर जो है उनके पास वो है, उनका सिंबल वापस लिया जा सकता है। और जब सिंबल वापस लिया जाता है तो फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो तहलील हो जाती है कानून की नजर में। तो ये बहुत बड़ा संगीन मसाइल है। लेकिन इस फैसले इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अगर मुखालफीन जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपील करने के इख्तियारात है, बाकायदा कानूनी हक दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर देती है तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी। पार्टी तहलील नहीं होगी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी इस फैसले की रोशनी पे। ये बहुत सीरियस मसला है। और सबसे बड़ी अहम बात, ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। स्क्रूटनी कमेटी में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो गए थे वो FIE भी थे, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन के भी सीनियर ऑफिसर। ये बहुत बड़ी पावरफुल कमेटी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही कहा है कि इन्होंने 32 करोड़ की जो है बाकायदा रकूम नहीं बताई। और फिर नीदरलैंड और कनाडा में जो उनके असासे बैंकों में जमा थे उस तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रसाई नहीं दी गई। तो अब एक ये बड़ी अहम बात है। और तीसरी बड़ी अहम बात शामी साहब के लिए ये है और आपके लिए भी कि पार्टी के अंदर हमारी इतला के मुताबिक बड़ी हलचल मच गई है और 30-35 मेंबरान कौमी असम्बली जो है इनके वो सोच में पड़ गए हैं कि जनाब हमारी फॉरेन फंडिंग मशकूक हो गई है तो हमारी पार्टी का जो है मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ गया है। तो वो भी सोच विचार में पड़ गए हैं, 30-35 के लगभग हैं। कमर साहब ये बताइए कि जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं उन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे अगर फैसला खिलाफ आता है? तो वो आजाद तस्वर किए जाएंगे। जैसे आपको याद है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के इलेक्शन में जब उनके इख्तियारात वापस ले लिए गए थे तो उनके 7 सेनेटर थे, मुशाहिद सैयद समेत, इनको आजाद करार दिया गया था। तो जो पार्टी चेयरमैन ने जो अकाउंट सबमिट किए हैं और वो अकाउंट्स गलत साबित हो जाते हैं और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो उनकी नफी कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके तहत करप्ट प्रैक्टिस भी हो सकती है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस जाएगा तो वो फिर उनकी नाहलियत का भी सवालिया निशान बन जाएगा क्योंकि उन हक़ाइक़ छुपाए हैं। हलफनामे की जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हलफनामे की खिलाफ वर्जी हो गई है और हलफनामे की खिलाफ वर्जी होना जो है वो एक इंतहाई संगीन जुर्म है, करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है, हक़ाइक़ छुपाने के ज़िम्मे में आता है और हल्फिया बयान की जो है तज़कीब हो जाती है तो उस पार्टी के सरबराह पर भी असर पड़ सकता है। जैसे कि नवाज शरीफ में पड़ा था कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए थे। हलफनामा देने के बाद हलफनामा में था कि ये हक़ाइक़ ठीक है लेकिन हक़ाइक़ गलत साबित हो गए। इसी तरह ये भी पार्टी के असासी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ दस्तखत है इमरान खान के कि जनाब ये दुरुस्त है, इसमें फॉरेन फंडिंग में कोई ममनुआ नहीं है, इसका मतलब है कि उनका हलफनामा गलत हो गया। तो हलफनामा गलत हो गया तो ये भी उनकी सियासी लीडरशिप पर भी असरात पड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमर दिलशाद साहब। माहिर जनाब साद रसूल साहब को हमने साद रसूल साहब को हाँ उनसे जानते हैं। साद साहब ये क्या वाकई इतनी गंभीरता हो सकती है, इतनी संजीदा सूरत हाल दरपेश हो सकती है पीटीए के चेयरमैन के लिए जो कमर दिलशाद साहब देख रहे हैं? देखिए मेरी कमर दिलशाद साहब से एक दो बातों के ऊपर लीगल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। मैं सबसे पहले तो ये बात करता चलूं कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो आज की रिपोर्ट आई है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को भी बहुत सा धचका पहुंचा है और जिस शफाफियत के ऊपर, जिस मनी ट्रेल के ऊपर, जिन रसीदों के ऊपर वो दीगर लोगों की पगड़ी उछालते रहे हैं उसको भी बहुत अब उनको अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हमारी रसीदें किधर हैं, हमारी फंडिंग्स किधर हैं। मैं कानून के पर्सपेक्टिव में सिर्फ 2-3 बातें वाजे करता चलूं और फिर मैं गुजारिश कर दूंगा कि मेरी कमर दिलशाद साहब से किस बात पे डिसएग्रीमेंट है। पाकिस्तान के कानून इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये तमाम फॉरेन फंडिंग का केस और इसकी आगे की कार्रवाई होगी। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218 से 220 के नीचे बना हुआ है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो सेक्शन 204 है, 204 सब क्लॉज 3, वो ये कहता है कि डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फॉरेन सोर्सेस से होंगे यानी कि मुल्क से बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, इंडिविजुअल से होंगे वो प्रोहिबिटेड है। और
अगर इस तरह के कोई यही सेक्शन 204 का सब क्लॉज 4 कहता है कि अगर इस तरह के कोई फंडिंग के सोर्सेस पकड़े जाते हैं तो वो सलब कर लिए जाएंगे, यानी कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, यानी चाहे वो खर्च हो चुके हों, चाहे वो खर्च भी हो चुके हों, तो उसको जुर्माने के तौर पे रिकवर किया जाएगा और उसको वफाकी हुकूमत के नेशनल एक्सचेकर के अंदर जमा करा दिया जाएगा, जैसे कि दीगर जुर्माने जमा होते हैं। ठीक। सेक्शन 210 ये कहता है कि हर साल हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एसेट्स की कंप्लीट एसेट्स, लायबिलिटीज और फंडिंग की कंप्लीट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाएगी। और सेक्शन 212 जिसके ऊपर मेरा कमर दिलशाद साहब से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, वो ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन फंडिंग इतनी ज्यादा हो और इस हद तक हो कि लगे कि ये कोई छोटी मोटी माइनर डिस्क्रिपेंसी नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा मेजर बात है और इसकी ये तो पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही फॉरेन फंडेड है या वो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ डेजोल्यूशन की कार्रवाई हो सकती है, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को तहवील करने की कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 212 के नीचे। लेकिन साद रसूल साहब यहाँ जो फंडिंग है क्या वो तकरीब करी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए यूज हुई? नहीं, देखिए एंटी स्टेट एलिमेंट्स और तकरीबकारी जो है वो स्टैंड अलोन डिसोल्यूशन के ग्राउंड्स हैं कि अगर अलग-अलग फंडिंग हो वो जी अगर सिर्फ डोमेस्टिक फंडिंग हो और फॉरेन फंडिंग ना भी हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तकरीबकारी कर रही हो या एंटी स्टेट कर रही हो तो वो डिसॉल्व हो सकती है। और अगर वो एंटी स्टेट एक्टिविटी या तकरीबकारी ना भी कर रही हो और वो रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी हो लेकिन उसमें फॉरेन फंडिंग हो तो भी वो डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व करने का तरीका सेक्शन 212 के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जब इस तरह की रिपोर्ट वाज़ेह कर देगा तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन ऑफिशियल गazette के अंदर उसको पब्लिश करेगा और पब्लिश करने के बाद मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगा कि क्या वाकई इसकी ये पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होनी चाहिए या जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ जुर्माना देके तो इनकी खलासी हो जाएगी। ये फैसला कि डिसोल्यूशन होनी चाहिए या जुर्माना देके खलासी होगी ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमारे इलेक्शन के कानून 212 के नीचे। साहब ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट उसी पार्टी की है जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है ये तो फिर क्या होगा? यानी जी गवर्नमेंट ये कहती है कि जुर्माना दे दिया जाए, खत्म हो जाए बात, फिर जी शामी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। हमारे कानून के अंदर सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत का ये फैसला है इस वक्त कि भाई इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या नहीं। और अगर जिस तरह के इस सिचुएशन के अंदर वफाकी हुकूमत खुद ही वो पार्टी है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है तो कानून में इसकी कोई और कॉन्टेम्पलेशन नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करती है कि हम सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस नहीं फाइल करेंगे तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा फाइल कर सकती है और कह सकती है कि जी वफाकी हुकूमत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और आप इसको डिसॉल्व करें। मैं आखिरी एक जरूरी बात करना चाहता हूं कि कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि अगर साहब मुझे एक छोटी सी मैं एक ब्रेक ले लूं, छोटी सी एक ब्रेक ले लूं। ये बात बड़ी अहम आपने की है कि वफाकी हुकूमत उसी पार्टी की जिसके बारे में ये केस है जो शामी साहब ने सवाल उठाया। आपकी जो अधूरी बात रह गई है वो ब्रेक के बाद लिए चलते हैं। नाज़रीन ये अहम बात जारी रहेगी, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस रिपोर्ट के बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन आगे क्या कर सकता है, कानून और आइन क्या रास्ता इख्तियार करता है, उस बारे में कानूनी राय से हमें आगाह कर रहे थे बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब की बात अधूरी रह गई थी, आप सर्टन क्लॉज के ऊपर फर्दर रोशनी डालना चाह रहे थे कि क्या आगे रास्ता बनता है, बात पूरी कीजिए फिर मैं शामी साहब के पास जाऊंगा। जी मैंने जी बड़ी ब्रीफली गुजारिश की कि वैसे कि हर फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम स्टेप डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो। जैसे मैंने गुजारिश की पहले कि यूजुअली इलेक्शन कमीशन अगर कोई फॉरेन फंडिंग का किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फॉरेन फंडिंग हो तो उसको कॉन्फिस्केट करने का फैसला जारी कर सकती है जो कि सेक्शन 204 के नीचे इलेक्शन के एक्ट के अंदर दिया हुआ है। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग इतनी ज्यादा हो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही हो तो उसके लिए प्रोसीजर सिर्फ एक ही है कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करेंगे और मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी वफाकी हुकूमत की खुद अपनी पावर वाली पॉलिटिकल पार्टी हो और किसी वजह से वफाकी हुकूमत वो रेफरेंस ना फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में तो कोई और भी ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है एक पब्लिक लिटिगेशन के अंदर। मगर साहब एक बात ये देखें यहाँ शामी साहब की जब ये मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनके मुकदमे
अदालत के सामने है या इलेक्शन कमीशन के सामने है जी। और अभी हमारे डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने मुझे मैसेज किया कि पॉलिटिकल पार्टीज गैर मुनज़्ज़म हैं, अपने हिसाबात रख नहीं पाती। बात जो भी सूरत हो, अगर बेहतर नहीं होगा ये सारी सियासी जमातें मिल के ये कोई इसका हल निकाल लें और आइंदा के लिए कोई मजबूत मैकेनिज्म बनाएं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करें और पूरा सिस्टम जो है उसको कमजोर करें। जी शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं इस पे आपकी बात के जवाब में थोड़ी सी बात करने से पहले मैं एक क्लॉज जरा एडिशनल बता दूं एंड देन मैं इस पे टर्न करूंगा कि आपके प्रोग्राम में पहले कमर दिलशाद साहब बता रहे थे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व हो जाए तो उसके जो मेंबर्स हैं वो फिर इंडिपेंडेंट कंसिडर होंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब उनको पार्टी के सदस्य से हटा दिया गया था तो हुए थे। ये बात थोड़ी सी इस तरह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 213 ये कहता है कि अगर प्रोसीजर पूरा कर लिया जाए, वफाकी हुकूमत रेफरेंस फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दे, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबरान पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन के साथ साथ वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन तमाम सीटों के ऊपर फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये कहना कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इस बात से मैं कमर दिलशाद साहब की एग्री नहीं करता। मगर सेक्शन 213 का रेफरेंस साहब, मेरा तो ख्याल ये है कि ये सियासी जमातों को बहसियत मजमूई इस चैलेंज का सामना करना चाहिए। ये मुल्क का जो सिस्टम है। शामी साहब, मैं इसमें गुजारिश करूं कि आपने ये शामी साहब आप तो बड़ी हिकमत की बात कर रहे हैं ना, आप बड़ी हिकमत की बात फरमा रहे हैं कि रास्ता ये होना चाहिए, लेकिन शामी साहब यहाँ पर इस तदब्बर और हिकमत से पहले कब हमारी सियासी जमातें मिल बैठी हैं? क्या वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे एग्री हो चुकी हैं? क्या बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर मैकेनिज्म अडॉप्ट कर चुकी हैं? क्या करप्शन के खिलाफ एक आवाज हो चुकी हैं? हमें तो वही बात करनी है ना जो हमारी अकल में आती है और जो हम इसे मुनासिब समझते हैं। सही, बाकी तो धक्कम पेल करने के लिए तो सियासी जमातें आज़ाद हैं। साद रसूल साहब आप मेरे साथ हैं, खुशकिस्मती से मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। हाँ, वो एक दूसरा मौजू है। जी जी, ये जस्टिस आयशा मलिक की जो एलिवेशन का मामला है, मैंने देखा कि जस्टिस आयशा मलिक बहुत आला तालीम याफ्ता और बड़ी कानून की सूझबूझ रखने वाली जज हैं और ये कोई जब से मैंने देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 40 के करीब तकर्रियाँ ऐसी हुई हैं जिनमें सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया गुज़श्ता कई अशरों के दरमियान। तो आप ये बताएं मुझे कि ये जो इस वक्त बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार जो मुतालबा कर रही है, जो एहतजाज कर रही है, इसकी क्या वजह है जबकि इससे पहले इस तरह की कोई सूरत पेश नहीं आई? शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। मैं आपकी बात को सेकंड करता चलूं कि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट के उन चंद जज साहिबान में से है जो कि जिनकी के रेपुटेशन एकेडमिकली भी, जजमेंट्स के अंदर भी, कॉर्पोरेट सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये बड़ी अच्छी एडिशन होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी इनको एलिवेट किया जाएगा। ये जो आपने भी बात की, मैं अभी आपने रिसेंटली कल जो पंजाब बार काउंसिल ने प्रेस रिलीज जारी किया वो भी देखी होगी। वो बार बार ये कह रहे हैं, एक मेरा तो ख्याल है मुनाफिकत के ऊपर ये बात बेस्ड है, वो ये कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद जो नया प्रोसीजर है उसके अंदर हम अल जिहाद ट्रस्ट के वो सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को रीड इन करें और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को हम मेंटेन करें। गुजारिश ये है कि यही बार काउंसिल्स कहां पे थी 18वीं तरमीम के बाद? अभी हमने देखा कि आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के बाद ख्वाजा शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए और साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब दोनों जो बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने उनको एलिवेट कर दिया गया। वो जूनियर जज साहिबान थे। बार काउंसिल्स ने, ये 18वीं तरमीम के बाद हुआ, बार काउंसिल्स ने कभी इसके ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया। रिसेंटली मज़ाहिर लिकबर नकवी साहब की एलिवेशन हुई लाहौर हाई कोर्ट से नंबर 3 नंबर 4 से, उसके ऊपर बार काउंसिल्स ने कोई एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जूनियर जज साहब को दो जज साहिबान का मामला था, जस्टिस रियाज और जस्टिस कासी, जूनियर जज साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया गया, सीनियर जज साहब को नहीं लगाया गया, जूनियर को एलिवेट कर दिया। उस वक्त भी ये भी 18वीं तरमीम के बाद हुआ था और सिंध हाई कोर्ट से भी बात नहीं की। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस तरह हुआ, सिंध हाई कोर्ट से जी। और तो ये बार काउंसिल्स का कहना कि हम दो जज हजरात वहां से मुकर्रर हुए हैं, सीनियरिटी को काउंसिल्स का ये कहना कि हम
प्रिंसिपली खिलाफ हैं, ये तो बिल्कुल एक मुनाफिकत के ऊपर मुनसर लगता है बयान। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस वजह से कि पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 15 ऐसी तकरीरियां हुई हैं जो कि इसी कानून के नीचे, इसी आर्टिकल के नीचे 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 175A के नीचे एलिवेशंस हुई जूनियर जज साहिबान की, और किसी बार काउंसिल ने कभी कोई एतराज नहीं उठाया, एक दफा भी एतराज नहीं उठाया गया। तो ये इसमें एजेंडा कोई जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ लगता है, इसमें कानूनी एजेंडा कोई नहीं है। देखिए, ये जो बार काउंसिल्स हैं, क्या ये कोई वाहिद स्टेक होल्डर है निजाम इंसाफ की? यानी जजों की तकर्री पर इनकी राय को फैसला कुन अहमियत तो नहीं दी जा सकती? बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। अगर हम निजाम अदल के स्टेक होल्डर्स की बात करें तो शामी साहब, बार काउंसिल की परफॉर्मेंस के ऊपर तो बहुत से सवालिया निशान उठते हैं। आपको याद होगा PIC का इंसिडेंस हो तो बार काउंसिल्स बुकला हजरात के साथ थी और मजलूमीन के खिलाफ थी। आपने देखा हो कि अदालतों के ऊपर हमले की कार्रवाई हो, वो शेर जमान का मुल्तान में केस हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनकी अदालत के शीशे तोड़े गए। उस वक्त बार काउंसिल्स जुडिशरी के खिलाफ थी, अपने एक रुकन के साथ थी। बार काउंसिल्स का तो जस्टिस के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे कुछ सर्विसेज भी हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली रिव्यू करें तो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हैं जहां पे हमारा जुडिशियल प्रोसेस सफर ही इस वजह से किया है कि बार काउंसिल्स ने एक बड़ी अजीब सी पोजीशन ले ली और ये उसी की ये ट्रेड यूनियंस बन गई हैं, ये ट्रेड यूनियंस बन चुकी हैं। ऐसे ही लगता है शामी साहब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका साद रसूल साहब। ये शामी साहब, ये देखिए ना, ये हमने यानी कल उनका बार काउंसिल्स का मौक़िफ़ भी अवाम के सामने रख दिया और आज दूसरा नुक्ता नज़र भी आपने खुद बयान कर दिया। साद रसूल साहब भी उससे एग्री कर रहे थे, लेकिन अगर वो प्रिंसिपली किसी नुक्ते पे अगर आ ही गए हैं नहीं कि जी सीनियरिटी को ही मेंटेन करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। नहीं, मैं मुहर्रकात की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो बड़े काबिल एहतराम हैं जो हमारे सारे दोस्त हैं और जो लीडर हैं बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार के। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए और ये वाहिद मयार हो, तो फिर आपको मुतालबा करना चाहिए हुकूमत से कि वो लेजिस्लेट कर दे इसको, ये कानून में और आईन में ये दर्ज कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं और उनके मुताबिक सीनियरिटी जो है वो वाहिद मयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का। और अभी तो आप देखिए कि जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है ना, उससे तकर्रियाँ जो हाई कोर्ट में हो रही हैं, वो भी उनका एक पहले ज़माने में कोटा होता था, वहाँ भी बहुत से अभाम पैदा हो रहे हैं। तो ये सारे अभाम लेजिस्लेट करके दूर करने चाहिए। ठीक है। अच्छा शामी साहब, हमने अकबर एस बाबर साहब से बात करनी थी और फ़ारूक हबीब साहब से बात करनी, लेकिन वक्त मेरे पास कम है और उनसे दोनों से बात नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर बात उनके बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स की सूरत में भी आ चुके हैं, फिर किसी और रोज़ उनसे बात कर लेंगे। अभी एक और बड़ा अहम मामला है शामी साहब, आपने ही इसे हाईलाइट किया था हमारे एक प्रोग्राम में, और वो मामला था जो कराची में वाक़ मदीना मस्जिद है। हाँ, उस हवाले से जो इस्तदा की थी, उस मस्जिद को मिसमार ना करने की जो इस्तदा की थी वो मुस्तरद कर दी गई है और बड़े अहम सवालात उठाए हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने। मिसाल के तौर पर अहम नुक्ता ये उठाया है कि ये इकामत गाह नहीं है, ये इबादत गाह है, और अगर सिंध सरकार चाहे तो मुतबादिल ज़मीन वो दे सकती है। आप फिक्रा गलत बोल गए जी। उन्होंने कहा इबादत गाह नहीं है, इकामत गाह है। लेकिन देखिए उलमाए कराम, जी मैं जो कोट हुआ है सर, वो जुमला ये है कि चाहते हैं आसमान गिर जाए लेकिन हुकूमत ना गिरे, इबादत गाह और इकामत गाह में फ़र्क होता है। हाँ, ये रिमार्क्स हैं जस्टिस काजी अमीन साहब जो मंसूब है। एक पहले बात सुने, मुख्तलिफ जो मदारिस हैं, जो दारुल इफ्ता हैं कराची के, उनकी तरफ से ये वजाहत की गई है कि ये मस्जिद बाकायदा NOC लेकर बनाई गई। और दूसरी बात ये, वो उनके फतावा जो हैं वो मुख्तलिफ सूरत हाल बयान कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है आज, जो बड़ी अहम है, उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं कि जब तक दूसरी मस्जिद तामीर ना हो जाए उस वक्त तक इस मस्जिद को मुनहदम ना किया जाए और हुकूमत मुतबादल जगह दे दे। तो ये एक रास्ता है, हुकूमत को मुतबादल जगह देनी चाहिए उसी इलाके में।
या ख़रीद लेनी चाहिए अगर हुकूमत के पास जगह नहीं है, और मुतबादल मस्जिद बनाई जाए, उसके बाद इसके इंहदाम की बात की जाए, वरना वहाँ सूरत हाल ख़राब होगी। और ये सारा मामला जो है, जो मदरसे के मुफ्ती हजरात हैं और जो हुकूमत सिंध है, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, लेकिन एक रास्ता निकाल दिया है, मुतबादल मस्जिद तामीर करें। जब तक मुतबादल मस्जिद तामीर नहीं होती, यहाँ नमाज अदा होती रहे, ये मौजूद रहे। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि इस्तदा में ये कहा गया था कि इस हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है, ये ले सकता है, और उसके कुछ हमने बयानात भी देखे हैं, लेकिन आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त है कि मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए, वहाँ पर मस्जिद बना दी जाए। जब तक ये जो मस्जिद जहाँ कायम है वो एज़ इट इज़ रहे, यही मेरे ख्याल एक वाहिद हल है। अब कहा गया है 13 जनवरी तक मुलतवी की गई है समाअत, देखते हैं सिंध हुकूमत अब क्या हल लेके जाती है। अदालत के रिमार्क्स के बाद हुकूमत भी, मुफ्ती साहबान भी, यहाँ तकी उस्मानी साहब का बयान भी है, दूसरे लोगों का, वो भी जाएं अदालत में, फरीक बन जाएं। जी बिल्कुल, मुफ्ती साहबान भी वो भी जाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आया चाहती है नाज़रीन, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।